आज है 19 नवंबर बुधवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए उस विनाशकारी विस्फोट की, जहां 3000 किलो विस्फोटक रखा गया था और जिसने लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही जानेंगे कि कैसे सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा माना जाने वाला अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया गया। एक अमेरिकी रिपोर्ट ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ संघर्ष में चीनी हथियारों के दम पर सफलता हासिल की। वहीं ईरान ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश पर रोक लगा दी है और भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा 29 साल बाद मोदीनगर बस ब्लास्ट के एक आरोपी को सबूतों के अभाव में कैसे बरी किया गया, ये भी जानेंगे। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में सैंपलिंग के दौरान हुए एक विनाशकारी विस्फोट के बाद सुरक्षा विशेषज्ञों और राजनीतिक नेताओं ने घनी आबादी वाले इलाके में लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक रखने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस प्रमुख एसपी वैद ने कहा कि विस्फोटक सामग्री को कभी भी रिहायशी इलाकों में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थापित दिशा निर्देशों के अनुसार विस्फोटक सामग्री को अलग और सुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत होती है। स्टेशन पर रखा गया अमोनियम नाइट्रेट अत्यधिक संवेदनशील होता है और पानी या चिंगारी के संपर्क में आने पर भी फट सकता है। एक अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद जब्त किया गया लगभग 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट उसी पुलिस स्टेशन में रखा गया था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जांच चल रही है और उम्मीद है कि इस बारे में जवाब मिलेंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक किन परिस्थितियों में यहां लाया और संग्रहित किया गया। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने सवाल किया कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को 4 दिनों तक भीड़भाड़ वाले इलाके में क्यों रखा गया। उन्होंने इसे पुलिस की लापरवाही बताते हुए जांच की मांग की। इस धमाके के पीड़ितों में एसआई इंस्पेक्टर असरार अहमद शाह, क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर अरशद अहमद शाह और जावेद मंसूर राथर, नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद खान और एक चौकीदार सुहेल अहमद राथर शामिल हैं। इनके अलावा एफएसएल के 3 कांस्टेबल और एक स्थानीय दर्जी मोहम्मद शफी परे की भी मौत हो गई, जिन्हें सैंपल संग्रह में सहायता के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। 50 वर्षीय मोहम्मद शफी परे को 14 नवंबर की सुबह नौगाम पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। उनके परिवार ने चिंता नहीं की क्योंकि उनका पुलिस के साथ एक कामकाजी संबंध था। पुलिस अधिकारी अक्सर उनसे वर्दी सिलवाते थे। उस दिन शफी परे को 10 नवंबर को लाल किले पर हुए धमाके के साजिशकर्ताओं से बरामद विस्फोटक सामग्री को रखने के लिए कपड़े के थैले सिलने के लिए बुलाया गया था। शफी परे ने दिन का ज्यादातर हिस्सा पुलिस स्टेशन में ही बिताया। शाम को वो चाय पीने और रात का खाना खाने के लिए घर आए और फिर वापस चले गए। रात करीब 11 बजे उन्होंने अपनी बेटी से फ़ोन पर कहा कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। ये परिवार की उनसे आखिरी बात थी। 20 मिनट बाद नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें शफी परे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। एक नागरिक को एक हाई प्रोफाइल मामले में इतने संवेदनशील विस्फोटकों से निपटने के लिए काम पर रखना एक असामान्य बात है। शफी परे अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने मारे गए 9 लोगों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन परिवार का कहना है कि यह काफ़ी नहीं है और वे सरकार से परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पुराने वीडियो के वायरल होने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की तुलना में हिंदू अधिक आईएसआई की ओर आकर्षित हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसे खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही और वीडियो में हेरफेर किया गया है। डोभाल ने इसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बिगाड़ने के लिए बनाया गया एक डीपफेक बताया। हालांकि ऑल्ट न्यूज़ द्वारा की गई तथ्यों की जांच से पता चलता है कि डोभाल ने वास्तव में 2014 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट में दिए गए एक व्याख्यान में ये बात कही थी। फैक्ट चेक रिपोर्ट के अनुसार वायरल वीडियो उनके लंबे व्याख्यान का एक क्लिप है, जिसमें वो आतंकवाद को मुस्लिम बनाम हिंदू मुद्दा बनाने से बचने का आग्रह कर रहे थे। रिपोर्ट कहती है कि इसके बावजूद डोभाल का ये दावा कि वायरल फुटेज डीपफेक या एआई जनरेटेड था, झूठा है। ये टिप्पणियां वास्तव में उन्हीं के द्वारा की गई थीं। वरिष्ठ पत्रकार एजाज अशरफ अपने एक लेख में विश्लेषण करते हैं कि बिहार में एनडीए की शानदार जीत से पता चलता है कि भारत एक दलीय प्रणाली के ज्यादा करीब आ गया है। एक दलीय प्रणाली का मतलब है कि विपक्ष की हार लगभग तय है
और चुनाव के जरिए सत्तारूढ़ पार्टी को हटाना असंभव सा हो जाता है। एजाज अशरफ के मुताबिक भारत के एक दलीय प्रणाली की ओर बढ़ने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, बीजेपी केंद्र में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल विपक्ष को पनगु बनाने के लिए कर रही है, जिसमें विपक्षी नेताओं पर छापे मारना और मामले दर्ज करना शामिल है। डर के इस माहौल का इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वी पार्टियों को तोड़ने के लिए किया जाता है। दूसरा कारण भारत के चुनाव आयोग का अपनी निष्पक्षता में विश्वास जगाने में विफल रहना है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया गया, जिससे सूची में लगभग 40 लाख मतदाताओं की कमी आई। विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन चुनाव आयोग ने बिहार में चुनावों से ठीक पहले महिलाओं को 10,000 रुपये के हस्तांतरण को भी नहीं रोका, जबकि अतीत में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसी योजनाओं को रोक दिया जाता था। एजाज अशरफ लिखते हैं कि डर के हथियारों, राज्य के वित्तीय संसाधनों और चुनाव आयोग की कथित पक्षपातपूर्णता के साथ एक दलीय प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में भेज दिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उसे लगभग 200 अन्य भारतीय नागरिकों के साथ एक विशेष उड़ान से दिल्ली लाया गया। अनमोल बिश्नोई पर विदेश में रहते हुए एन्क्रिप्टेड चैनलों के माध्यम से जबरन वसूली रैकेट चलाने और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए काम का समन्वय करने का आरोप है। वो कई हाई प्रोफाइल मामलों में वांछित है, जिसमें मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या शामिल है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने पहले सिद्दीकी के परिवार को सूचित किया था कि अनमोल को 18 नवंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका से हटा दिया गया है। एक अमेरिकी कांग्रेसनल पैनल की नई रिपोर्ट के अनुसार इस साल की शुरुआत में भारत के साथ 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान की सफलता का एक बड़ा कारण चीन के उन्नत हथियार थे। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे बीजिंग ने इस संकट का उपयोग अपने अत्याधुनिक रक्षा निर्यातों का परीक्षण और प्रचार करने के अवसर के रूप में किया। मई 2025 का भारत पाकिस्तान संघर्ष दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे तीव्र सैन्य टकरावों में से एक था। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ अपने 4 दिवसीय संघर्ष में पाकिस्तान की सैन्य सफलता ने चीनी हथियारों का प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के अनुसार ये पहली बार था जब चीन की आधुनिक हथियार प्रणालियां, जिनमें HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली, PL-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और J-10 लड़ाकू विमान शामिल हैं, सक्रिय युद्ध में इस्तेमाल की गईं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संघर्ष के बाद चीनी दूतावासों ने इन हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इनकी सफलताओं की सराहना की। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को लागू हुए 1 दशक बीत चुका है। इस समझौते के तहत जो लोग पूर्व छिटमहल से भारत में आकर बसे, उनका कहना है कि उनका जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। हल्दीबारी पुनर्वास शिविर में रहने वाले 52 वर्षीय शिशिर रॉय कहते हैं, सरकार ने हमें 2015 में भारतीय बनाया, तो अब हमारे नामों का मिलान भारत की 2002 की मतदाता सूची से क्यों किया जा रहा है? चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने इन लोगों में दहशत पैदा कर दी है। ये लोग 2002 की किसी भी मतदाता सूची में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे उस समय भारत के नागरिक नहीं थे। सरकार ने इन परिवारों को घर, नकद और जमीन देने का वादा किया था, लेकिन 10 साल बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जिन फ्लैटों में वे रहते हैं, उनका कोई पंजीकृत स्वामित्व नहीं है और उनके पास नागरिकता का कोई ठोस सबूत भी नहीं है। स्थानीय अधिकारी उनसे इंतजार करने के लिए कहते हैं, लेकिन यह अस्पष्टता उनके पुराने घावों को फिर से खोल रही है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अगस्त 2024 में भागकर भारत आ गई थी, के प्रत्यर्पण की ढाका की मांग पर मोदी सरकार पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का फिलहाल कोई दबाव नहीं है। 2013 की भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत मानवता के खिलाफ अपराध एक प्रत्यर्पणीय अपराध है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि वह अपराध दोनों देशों में दंडनीय हो। भारत ये तर्क दे सकता है कि आरोपित अपराध उसकी अपनी कानूनी प्रणाली के तहत प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक परिभाषा में फिट नहीं होता है। संधि राजनीतिक अपराधों या अन्यायपूर्ण आरोपों के लिए अपवादों की अनुमति भी देती है। नई दिल्ली को अभी तक कोई औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे अंतर्राष्ट्रीय अधिकार संगठनों ने हसीना को दी गई मौत की सजा की आलोचना की है, क्योंकि उनका मुकदमा उनकी अनुपस्थिति में किया गया था। अक्टूबर में भारत का निर्यात 11.8% घटकर $34.38 बिलियन रह गया। वहीं सोने के आयात में वृद्धि के कारण व्यापार घाटा भी बढ़कर रिकॉर्ड $41.68 बिलियन हो गया।
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सोने, चांदी और उर्वरक जैसे उत्पादों के उच्च आयात के कारण देश का कुल आयात 16.63% बढ़कर 76.06 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। सूती धागे, कपड़ा और हस्तशिल्प सहित लगभग सभी निर्यात श्रेणियों में साल दर साल 2 अंकों की गिरावट देखी गई। ईरान 22 नवंबर से भारतीय यात्रियों के लिए अपनी वीज़ा मुक्त प्रवेश योजना को बंद करने जा रहा है। यह फैसला उन कई मामलों के बाद आया है जिनमें भारतीयों को फर्जी नौकरी के प्रस्तावों पर ईरान बुलाया गया और फिर फिरौती के लिए उनका अपहरण कर लिया गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने वीज़ा छूट का दुरुपयोग करने वाले एजेंटों द्वारा ईरान में फुसलाए गए भारतीय नागरिकों से जुड़ी कई घटनाओं पर ध्यान दिया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि भारतीय नागरिकों को अब ईरान में प्रवेश करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होगी। निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ के 16 मई 2025 के वन शक्ति फैसले की समीक्षा के लिए एक द्वार खोल दिया है। इस फैसले ने पूर्वव्यापी पर्यावरणीय अनुमोदनों पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर निराशा जताते हुए कहा कि यह बहुत निराशाजनक है। एक दिन पहले ही मुख्य न्यायाधीश ने उत्तराखंड को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुए पारिस्थितिक नुकसान को दुरुस्त करने का आदेश दिया था, जहां पिछले साल अवैध रूप से लगभग 6,000 पेड़ काटे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2025 के लिए भारत और जापान के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अनुमानों को संशोधित किया है। नए अनुमानों के अनुसार जापान की अर्थव्यवस्था का आकार $4.280 ट्रिलियन और भारत का $4.125 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि भारत अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना है, जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था। पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग लिखते हैं कि यह प्रधानमंत्री मोदी के 2029 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के वादे के लिए एक चुनौती पेश करता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक दलित सब्जी विक्रेता के साथ बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। ये घटना सिधौई थाना क्षेत्र के पैना बुजुर्ग गांव की है। यहां एक स्थानीय दबंग छुटक्के सिंह ने सब्जी बेचने आए युवक अचल कुमार पर लाठियां बरसा दीं और उसे जबरदस्ती बाप कहने के लिए मजबूर किया। पीड़ित का आरोप है कि उसका क्षेत्र के कुछ सवर्ण जाति के लोगों के साथ पुराना कानूनी विवाद चल रहा था। पुलिस ने मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और डिजिपब ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार के हाल ही में अधिसूचित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का ढांचा पत्रकारिता को डेटा प्रोसेसिंग के रूप में वर्गीकृत कर सकता है। इससे समाचार संग्रह के लिए भी सहमति की आवश्यकता होगी, जो खोजी पत्रकारिता और जनहित रिपोर्टिंग को कमजोर कर सकता है। गिल्ड ने कहा कि यह कानून सूचना का अधिकार (RTI) ढांचे को भी कमजोर करता है। सबसे ज्यादा बहस वाले पहलुओं में से एक नियम 23 है, जो सरकार को नागरिक की सहमति के बिना किसी भी डेटा फिड्यूशरी से राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देकर व्यक्तिगत डेटा मांगने के लिए अधिकृत करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद इलियास को 1996 के मोदीनगर गाजियाबाद बस विस्फोट मामले में बरी कर दिया है। इस हमले में 18 लोगों की मौत हुई थी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इलियास के खिलाफ कोई भी ठोस और कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत पेश करने में नाकाम रहा। अदालत ने साफ कहा कि पुलिस की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया कथित बयान सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कमजोर सबूतों के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, भले ही यह हमला समाज को झकझोर देने वाला आतंकी हमला था। मणिपुर से उड़ान भरने वाले एक छोटे से अमूर फाल्कन अपापंग ने एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। वैज्ञानिकों ने इस पक्षी पर सैटेलाइट टैग लगाया था। महज 150 ग्राम वजन वाले अपापंग ने केवल 5 दिन 15 घंटे में लगभग 5,400 किलोमीटर की लगातार उड़ान भरकर सोमालिया पहुंच गया। उसने मणिपुर से मध्य भारत, फिर गुजरात के ऊपर से होते हुए सीधे अरब सागर को पार किया। 2,400 किलोमीटर चौड़े अरब सागर के ऊपर लगातार उड़ान भरना दुनिया की सबसे कठिन प्रवासी यात्राओं में से एक है, और अमूर फाल्कन उन चुनिंदा पक्षियों में से हैं जो इतनी लंबी समुद्री यात्रा बिना रुके तय कर पाते हैं। एक नए शोध के अनुसार मुंह से मुंह का चुंबन 2.1 करोड़ साल से भी पहले विकसित हुआ था। अध्ययन से पता चलता है कि यह कुछ ऐसा था जिसे मनुष्यों और अन्य महान वानरों के सामान्य पूर्वज शायद करते थे। इसी शोध ने यह निष्कर्ष निकाला कि निएंडरथल भी शायद चूमते थे, और यह भी संभव है कि मनुष्यों और निएंडरथल ने एक दूसरे को चूमा हो। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर मटिल्डा ब्रिंडल के अनुसार चुंबन शायद लगभग 2.15 करोड़ साल पहले बड़े वानरों में विकसित हुआ था। हालांकि यह अध्ययन यह नहीं बता सका कि चुंबन क्यों विकसित हुआ, लेकिन कुछ सिद्धांत हैं कि यह सौंदर्य व्यवहार से उत्पन्न हुआ या यह एक साथी के स्वास्थ्य का आकलन करने का एक अंतरंग तरीका हो सकता है।
आज के लिए इतना ही। हरकारा के अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।